नमस्कार। आज की घटना पंजाब राज्य से है। बहुत पुरानी है, लेकिन इसका आउटकम या इसका रिजल्ट अभी हाल का है। वाकया 11 अप्रैल 2016 का है। जिला कपूरथला, प्रदेश पंजाब। कपूरथला में 11 अप्रैल 2016 को कपूरथला शहर के ही रोज एवेन्यू के रहने वाले नरेंद्रजीत सिंह का 14 साल का बेटा जसकीरत सिंह उर्फ जस्सी ये अपनी स्कूटी से ट्यूशन पढ़ने गया था। शाम को नहीं लौटा। एक एप्रोप्रिएट टाइम के बाद जब घंटे 2 घंटे हो गए, घर वाले परेशान हुए। उसका मोबाइल फोन भी उसके पास था, लेकिन वो स्विच ऑफ था। घर वाले कोचिंग पहुंचे, मां साहब के पास, जहां ट्यूशन पढ़ने जाता था। उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हाँ, आया तो था, पढ़ाई भी पूरी की, लेकिन कब निकला, किसके साथ निकला, कहाँ निकला, इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ आसपास भी कोई सीसीटीवी फुटेज या मेरे घर में कोई सीसीटीवी नहीं है जिससे सीसीटीवी फुटेज निकाली जा सके। बहरहाल पूरी रात घर वाले परेशान रहे। दोस्तों के यहाँ, मित्रों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ, सब जगह ढूंढना शुरू किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। थक हार कर देर रात नरेंद्रजीत सिंह अपने थाने पर गए, शहर के कोतवाली में। वहां उन्होंने बच्चे यानी जस्सी की गुमशुदगी लिखवा दी। फोटो दे दिया, हुलिया दे दिया, प्रसारित हो गई, लेकिन फिर भी बच्चे का कोई पता नहीं लगा। 12 अप्रैल 2016 को दिन में करीबन 2 बजे एक एनोनिमस कॉल नरेंद्रजीत सिंह के पास आई। एनोनिमस कॉल क्या मतलब, किसी मोबाइल फोन से कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया, बहुत छोटी बात हुई, 6-7 सेकंड की, कि जस्सी मेरे पास है, 30 लाख रुपए तैयार रखना। फोन कट गया। नरेंद्रजीत के पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने लोगों से पूछा कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि कोई चीज ऐसी बताई नहीं है, कब चाहिए, कहां चाहिए, किसको चाहिए, लेकिन फिर भी पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। नरेंद्रजीत सिंह अपने 2-4-6 कॉलोनी के मित्रों को लेकर थाने पर गए और उन्होंने बताया कि कल हमने जो रात में गुमशुदगी लिखाई थी, उस गुमशुदगी के बाद ये आज दिन में हमें फोन आया है और 30 करोड़ तैयार रखने को कहा है। इसके आगे कोई बात नहीं हुई है। फोन नंबर जिस फोन से आया था उसको ट्रैक किया गया। वो नया सिम कार्ड था, उससे सिर्फ एक ही कॉल की गई थी। जिसके नाम से वो सिम कार्ड इशू था, उस पर आईडी एक ड्राइविंग लाइसेंस की थी और वो एक बुजुर्ग आदमी था जिसका न तो इन लोगों से कोई संबंध था, न किसी बदमाशी या क्राइम से कोई संबंध था। पुलिस ने काफी उसको पूछताछ की, शाम से लेकर यानी 12 तारीख की शाम से लेकर और अगले दिन 13 तारीख तक, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। इसी बीच एक दूसरे नंबर से एक दूसरा फोन आया और उसने बताया कि तुमने पुलिस को सूचना देकर, या यूं कहें कि तुमने थाने जाकर बहुत बुरा किया है।
और बहुत मुश्किल है कि हम तुम्हें तुम्हारी सज़ा के लिए माफ़ करें। फिर भी 30 लाख रुपए तैयार किए या नहीं किए? नरेंद्रजीत ने कहा कि बिल्कुल मेरे पास 30 लाख रुपए कैश रेडी है। मैंने एक ब्रीफकेस में और एक बैग में ये पैसा रखा है। तुम बताओ कहाँ पैसे देने हैं और जस्सी कहाँ पर है? उसने कहा ठीक है, तैयार रखो, तुम भी तैयार रहो, हम तुम्हें बताएंगे। इसी बीच में तरन तारन के नजदीक सड़क के किनारे एक लाश मिली 14-15 साल के बच्चे की। शिनाख्त हुई तो ये पता लगा कि ये जसकीरत सिंह और जस्सी की लाश है। दूसरे वाले फोन पे जब पुलिस ने ट्रैक किया, उसको सर्विलांस पे रखा, तो वो भी एक कॉल के लिए लिया गया सिम कार्ड था। उसकी भी आईडी, जिस आईडी पे वो लिया गया था, वो फेक आईडी थी। और जैसे ही ये 14 साल के बच्चे की लाश मिली, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, किसी भी अल्पवयस्क या 14-15 साल और छोटा किसी बच्चे के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है, बच्चे या बच्ची के साथ, तो उनसे सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा लोगों के जुड़ते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, कॉमन कॉज है कि साहब ऐसा मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता है। उसके बाद कपूरथला में बहुत हंगामा हुआ, बाजार बंद हुए, व्यवसाय बंद हुआ, सड़कें जाम हुई। मतलब आप सोच सकते हैं कि लगभग कपूरथला का बड़ा फेमस केस है ये 2016 का। लोग सड़कों पे उतरते रहे, मोमबत्ती जुलूस और मौन जुलूस, और इतना दबाव पुलिस पर बना कि पुलिस ने 15-20 टीमें लगाकर अलग अलग काम उनको सौंपा। अगले दिन इसकी एक्टिवा हमीरा के नज़दीक मिल गई। जिस स्कूटी से ये कोचिंग गया था, एक्टिवा से, वो हमीरा के पास लावारिस खड़ी मिल गई। पुलिस की 2 टीमों को सिर्फ ये टास्क दिया गया कि हमीरा से कपूरथला के रोज एवेन्यू कॉलोनी तक, और दूसरी टीम को रोज एवेन्यू कॉलोनी से ट्यूशन टीचर के घर तक, वहां से तरन तारन के उस लाश मिलने वाली जगह पर, और फिर वहां से हजीरा तक, हमीरा तक। इनमें चप्पे चप्पे में ढूंढो, कहीं सीसीटीवी मिलेगी। आप समझ सकते हैं कि कितना बल्क, क्योंकि 2015-16 के आसपास सीसीटीवी का चलन हो चुका था, जगह जगह कैमरे लगने शुरू हो गए थे। और शुरू क्या हो गए थे, बिल्कुल काफी संख्या में दुकानों में, मकानों में, क्योंकि उस समय ये चाइनीज सीसीटीवी बहुत सस्ते मिलने लगे थे। ये पूरी डिवाइस सीसीटीवी की बहुत सस्ती मिलने लगी थी। अच्छे मेमोरी वाले ये सीसीटीवी हुआ करते थे। 1 हफ्ते लग गए सारे फुटेज इकट्ठा करने में। तारीख वही 11 अप्रैल की शाम से 13 अप्रैल की दोपहर तक, और 13 अप्रैल के दोपहर से थोड़ा बाद तक, अगर तरन तारन के उस स्थान से जहां से उसकी बॉडी मिली है, एक्टिवा जहां पर मिली थी, अगर उसको जोड़ा जाए और देखा जाए, हजारों की संख्या में फुटेज मिल गई, दूरी थी इनके बीच में। फिर 2 टीमों को इन्हें एनालाइज करने के लिए रखा गया। जस्सी उस समय जो कपड़े पहने हुए था, पहले उसको देखा गया कि ये कपड़ा पहने हुए जस्सी, कहीं मतलब कोई लड़का ये कपड़ा पहने हुए अगर दिखाई पड़ जाए, या एक्टिवा के नंबर से दिखाई पड़ जाए,
और अगर साथ में कोई हो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तलाश करते करते कई दिनों की तलाश के बाद जस्सी अपने कोचिंग से यानी ट्यूशन से निकल कर जाते हुए करीब 1 किलोमीटर दूर एक फुटेज में जो किसी के प्राइवेट घर में लगी हुई थी उसमें दिखाई पड़ गया। उसके साथ पीछे एक लड़का बैठा हुआ है जिसकी उम्र जस्सी की उम्र से ज्यादा लग रही थी। पुलिस ने फुटेज निकाला, पिता यानी नरेंद्रजीत सिंह को क्राइम ब्रांच के ऑफिस बुलाया और ये कहा कि ये जस्सी है। उसने कहा हाँ साहब बिल्कुल जस्सी है। और इसके पहले कि पुलिस कुछ पूछती उन्होंने कहा कि पीछे जो है जो लड़का बैठा हुआ है ये मेरे बड़े भाई का लड़का है, यानी जस्सी के ताया का लड़का है। नाम भी उसने बताया कि पलविंदर सिंह उर्फ शैली है उसका नाम। साथ साथ ये भी जोड़ा कि लेकिन सर ये लड़का तो बहुत परेशान था जस्सी के गायब होने पर। जैसे ही पता लगा कि जस्सी गायब हो गया ये फौरन मेरे घर आया, क्योंकि सभी रिश्तेदारों को बताया गया, लोग पूछना शुरू किए और ये पूरी रात हमारे यहां बैठा रहा। सवेरे 3-4 बजे ये गया होगा, फिर सुबह 7-8-9 बजे फिर यही, और कभी मामी के लड़के को, कभी मौसा के लड़के को, उनको गाड़ियों में बिठा बिठा के शहर भर में घूमता रहा। ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एक बार जब वो पीछे बैठा लड़का आइडेंटिफाई हो गया, पुलिस उसे ले आई। नाम था पलविंदर सिंह शैली। पुलिस ने पूछना शुरू किया, कोई ऐसे तो बताने से रहा। पुलिस ने फिर वो फुटेज दिखाई, ये तुम हो और ये जस्सी है, तुम पीछे बैठे हो, वो चला रहा है, किस जगह की है ये? तो उसने कहा साहब हाँ हैं तो हम ही, तो समझ में नहीं आ रहा है। जब पूछा गया किस जगह की है, उसने जो ऑप्शन 2-3 ऑप्शंस दिए वो वही जगह निकली जहां से वो सीसीटीवी फुटेज ली गई थी। इसके बाद फिर एक चुप हजार चुप। पुलिस भी पूछते पूछते परेशान हो गई। पुलिस ने अपना कार्यक्रम शुरू किया। रंगारंग कार्यक्रम शुरू हुआ, तमाम वाद्य यंत्रों के साथ शुरू हुआ। देर से टूटा लेकिन फिर टूट गया। उसने बताया कि हम 3 लोगों ने मिलकर, मैं और मेरे 2 दोस्त राजविंदर सिंह उर्फ राजा और अर्शदीप सिंह, हम तीनों लोगों ने यह प्लान बनाया था और बनाया भी था टीवी पर आने वाले क्राइम के धारावाहिक को देखकर। उसने ये कहा कि किडनैपिंग से पैसे मिलने और फिर सारे शौक पूरा करने के 4 एपिसोड हम लोगों ने उस क्राइम सीरियल में देखे। अलग अलग जगहों के थे, अलग अलग प्रदेशों के थे, लेकिन मोडस ऑपरेंडी एक ही था। हम लोगों को लगा कि इससे सेफ, इससे सुरक्षित कोई धंधा नहीं हो सकता जिसमें अच्छा पैसा न मिले। शायद इसी में हमें अच्छे पैसे मिल जाते। उसके बाद करीब 1 हफ्ते तक टारगेट्स देखने शुरू किए। सबसे पहले राजविंदर सिंह उर्फ राजा, इसके रिश्तेदारों में, दोस्तों में ढूंढा गया। ऐसा कोई नहीं मिला जो 40-50 लाख रुपए की फिरौती दे सके। उसके बाद मेरा ध्यान अपने चाचा नरेंद्रजीत सिंह के लड़के जस्सी के ऊपर गया। मैंने कहा चाचा के पास पैसा बहुत है, 50 लाख तक वो आराम से दे देंगे। तीनों ने मिलकर तय किया कि हाँ, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता।
मोडस ऑपरेंडी उसकी बनाई गई। मैं तो खैर जानता था, जाता आता रहता था, लेकिन मेरे ये दोस्त भी कई बार चाचा के यहाँ गए थे जहां ये जस्सी से मिले थे। जस्सी के साथ हंसी मजाक और बाहर पार्क में क्रिकेट खेलने वाली बात भी उन लोगों ने बताई। तय ये हुआ कि जब ये शाम को ट्यूशन पढ़ के निकलेगा तो इसे आइसक्रीम खिलाने के बहाने, अगर आइसक्रीम के लिए मना करेगा, घर जाने को कहेगा, तो फिर मैं कहूंगा फलां जगह मुझे छोड़ दो, आज मैं गाड़ी छोड़ के, आज मेरी गाड़ी मेरा दोस्त लेके चला गया है और मुझे अर्जेंट जाना है। इसे वहां से ले जाएंगे तरन तारण के पहले, जिस मकान में इसको रखने की सोच रखी थी हम लोगों ने, पहले से प्लान कर रखा था। ये डर था कि वो बाहर ही उतार देगा। फिर ये कहा गया कि नहीं, वो स्कूटी सहित उसको भीतर हम ले आएंगे और फिर वहीं उसका मुंह दबा के उसे भीतर रखेंगे, मुंह बांध देंगे, आंखें बांध देंगे और फिर रैंसम कॉल तुरंत चाचा के यहाँ कर दी जाए। बहुत दिन तक बच्चे को रखना ठीक नहीं है, ऐसा हम लोगों ने उस क्राइम के सीरियल में देखा था। और ठीक यही किया 11 अप्रैल 2016 को। ले गए, उसे रखा। रखने के बाद मैं सीधा चाचा के घर चला गया। रात में ये लोग जब गुमशुदगी लिखवाने गए थे तो उसकी जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन जिस समय हमने रैंसम कॉल करवाई थी, रैंसम कॉल की थी राजा ने, सिम कार्ड अलग अलग ले आए थे हम लोग, 4-5 छोटे छोटे सस्ते सस्ते 2-2 हजार के मोबाइल सेट ले आए थे कि एक बार कॉल करके सेट को और सिम को तोड़ के किसी नाले में फेंक देंगे। यही फॉलो किया गया। लेकिन जब ये कॉल आई और 1 घंटे बाद मेरे चाचा नरेंजीत और मोहल्ले के 4-5 लोग और थाने गए, तो मैं भी इनके साथ थाने चला गया। थाने पर जब वो नंबर बताया गया और उस पे जो बातचीत हुई थी वो बताई गई, तो मैं डर गया। मैंने कहा पुलिस लोकेशन से भी पता करेगी, आवाज से भी पता करेगी, टेलीफोन नंबर से भी पता करेगी और कहीं इन लोगों से दूसरी गलती ना हो जाए। मैं भाग के फिर इनके पास गया। बैठ के अलग कमरे में बात हुई कि पुलिस जरूर पहुंचेगी, और यह भी कहा कि राजा से यह गलती हुई कि उसे यह भी कहना चाहिए था कि अगर पुलिस के पास गए तो ये जिंदा नहीं बचेगा, तो शायद वो डर के मारे उसके पास नहीं जाते और अगले दिन हम रैंसम कहीं न कहीं ले लेते और जस्सी को छोड़ देते। उन दोनों को भी इस बात से डर लगने लगा कि इसके पिता पुलिस में गए थे, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। इसीलिए रात में तीनों ने मिलकर उसको ईंट से, पत्थर से चेहरा कुचल के, कि शायद कुचलने से चेहरा पहचान में ना आए और कुछ दिन का और टाइम मिल जाए, पहले गला दबाया, फिर उसका मुंह कुचला अच्छी तरह से, और फिर उसी स्कूटी पर जो उसकी थी, 2 लोग उसे बीच में बिठा कर ले गए तरन तारण के पास। एक सड़क के किनारे धीरे से स्कूटी रुक के उसे धक्का दे दिया बॉडी को, और बॉडी किनारे चली गई। उसके बाद शहर में जो हुआ, जो उपद्रव हुआ,
जो धरना प्रदर्शन या विरोध हुआ, ये हम लोग टीवी पर और अखबारों में एक एक शब्द देखते भी रहे और पढ़ते भी रहे। पुलिस ने इस स्वीकारोक्ति के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों तरफ से फिर ट्रायल शुरू हुआ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट कपूरथला में। मीडिया में ट्रायल की अपडेट्स आती रहीं। ये मुकदमा करीब करीब 6 साल चला। 6 साल के बाद 4 जुलाई 2022 को इस मुकदमे में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने तीनों को ताउम्र कैद यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकारी वकील अनिल बोपाराय और राजीव पुरी ने सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पैरवी की और इन तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। आजीवन कारावास के अगेंस्ट ये हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही है, लेकिन इनकी जमानत नहीं हुई है। ये अभी भी जेल में ही हैं पिछले 5-6 सालों से। आज की घटना में ताया का लड़का, जिसने पैसे की लालच में पहले किडनैप किया और फिर भाई की हत्या कर दी। अब दिक्कत यह है कि चाचा का लड़का, ताया का लड़का, बुआ का लड़का, मौसा का लड़का, मामा का लड़का, इनसे अपने आप को कैसे दूर किया जाए या किसके मन में क्या है कैसे पहचाना जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है ये। सिर्फ एक चीज अगर इस जस्सी के फादर या उनकी फैमिली में एक चीज अगर नोटिस की गई होती, एक इंडिकेटर सिर्फ, तो शायद ये घटना होने से बच जाती। पहला तो ताया का लड़का जस्सी से 4-5 साल बड़ा था। ज्यादातर बच्चों की दोस्ती हम उम्र, अगर ये 14 का था तो 13 का या 15 का या मैक्सिमम 16 का, लेकिन वो 3-4 साल बड़ा था। और घर में वो जब भी मिलने आता था चाचा चाची से या जस्सी से, तो साथ में 4-5 दोस्त और आते थे। हमेशा, वो कभी अकेले मिलने नहीं आए। और इन 4-5 में से 2 ऐसे थे जिन्होंने कब की पढ़ाई छोड़ दी थी, यानी हो सकता है 5-6 के बाद ही छोड़ दी हो। अपना छोटा मोटा व्यवसाय करते थे। एक उसमें से ड्रग एडिक्ट हो गया था उसी उम्र में, 17-18 की उम्र में। अगर ये थोड़ा सा ये ध्यान दिया गया होता घर वालों को, घर वाले दिए होते कि भाई ये बेमेल टाइप की, ठीक है ये चाचा का लड़का है, ताया का लड़का है, मामी का लड़का है, लेकिन ये बेमेल है उम्र के लिहाज से भी। कायदे से वो बड़ा है तो बड़ों की तरह बिहेव करता, जस्सी छोटा है तो छोटों की तरह बिहेव करता। लेकिन वो दोस्ताना, दोनों के बीच जिस तरह दोस्ताना की बातें वो किया करता था इसके ताया का लड़का, वो शैली, वो बात सामान्य रूप से इतने एज डिफरेंस के बाद नहीं होती है। अगर उस समय ये कहा गया होता, घर वालों ने कहा होता कि भाई तुम्हारे दोस्त ये कैसे कैसे ले आते हो, तुमने दोस्त तुम्हारे ठीक नहीं लगते हैं। अगर ये कहा गया होता कि भाई तुमको जब आना हो अकेले आया करो, ये पता नहीं कहां कहां के दोस्त तुम ले आते हो। या ये कहा गया होता कि भाई तुम्हारी और इसकी उम्र में बड़ा फर्क है, तुम कभी इसके साथ खेलने चले जाते हो, कभी इसको खाना खिलाने चले जाते हो, कभी इसको चाट खिलाने चले जाते हो, ये बात ठीक नहीं है। तो ऐसी टोका टोकी अपराधी मन में थोड़ा सा भय पैदा करती है।
उसको ये लगता है कि टोका है इन्होंने, अपने हैं, इन्होंने अगर टोक दिया है और इनके यहां कुछ भी होगा तो मेरे ऊपर शक भी करेंगे और मुझसे पुलिस पूछताछ भी करेगी। तो किस्सा कोई परिवार के लोगों से मैं यही कहूंगा कि बच्चों की सोहबत पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बच्चों की सोहबत जहां कहीं अटपटी लगे, यह आपका अपना सेल्फ असेसमेंट होगा, आपका अपना जजमेंट होगा कि आप अपने बच्चे के बिहेवियर और उसके बातचीत, उसके शौक, उसकी पसंद नापसंद के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। और आने वाला वो जो रिश्तेदार है या मिलने वाला वो लड़का है, वो दोस्त है, अगर उसके बिहेवियर में कुछ अटपटा लगता है तो आप डांटिए या गुस्सा मत करिए। कितनों को डांटेंगे, कितनों पे गुस्सा करेंगे, कितनों पे शक करेंगे, लेकिन टोका टाकी जरूर करिए। टोका टाकी करने पर अगर आपका जजमेंट सही है कि हाँ वो लड़का ठीक नहीं है, तो इसका मतलब अगर उसके अंदर जरा सी भी अपराध की प्रवृत्ति होगी या लेटेंट क्रिमिनल बिहेवियर होगा तो उसे फौरन लगेगा कि हमारे ऊपर शक किया। अगर इनका कुछ हुआ या इनके यहाँ कुछ हुआ तो हम पे जरूर शक होगा, हमसे जरूर पूछा जाएगा। इसलिए आप बेशक मत डांटिए, आप बेशक मत गुस्सा करिए। अपने हैं, अपने परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन टोका टाकी जरूर करिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।